सबसे पहले आप कुछ तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में आपको एक कॉमन चीज ढूंढनी है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली पेंग, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला रूहुल्ला खुमैनी, क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो, सोवियत संघ के पूर्व लीडर मिखाइल गोर्बाचोव, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री यित्साक राबिन और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इन सभी तस्वीरों में कॉमन क्या है? हरे रंग की मिलिट्री यूनिफॉर्म, सफेद दाढ़ी और सिर पर कैफिया ओढ़ा एक शख्स, नाम यासिर अराफात। शक्लो सूरत से साधारण दिखने वाले अराफात का जीवन बेहद असाधारण रहा। उनके हिस्से में ताउम्र विरोधाभासी संबोधन आते रहे। कभी वो आतंकवादी कहलाए, कभी शांति दूत, कभी उन्हें शहीद बताया गया तो कभी अपने ही लोगों ने भ्रष्ट और रीढ़ विहीन कहकर उन्हें दुत्कारा भी। अगर अराफात का परिचय देना हो तो कुछ यूं कहेंगे, एक समय तक इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने बाद में इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ नोबेल पीस प्राइज साझा किया, या इंदिरा गांधी को बहन कहकर संबोधित करने वाला नेता जो उनकी अंतिम यात्रा में फपक फपक कर रोया था। भारत के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे और ये बात सच है कि इंदिरा गांधी ने खासकर उनको बहुत ज्यादा राजनीतिक शय दी। एक वक्त में ये कहा जाता था कि सबसे ज्यादा अगर अराफात की फिलिस्तीन के बाहर आना जाना रहा तो वो भारत में था। राजीव गांधी ने भी वो रिश्ता कायम रखा और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने, मतलब इंदिरा गांधी ने ज्यादा किया उनका इस्तेमाल कि भाई वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ने वाले हैं, तो इंदिरा गांधी का जो एक एंटी अमेरिकनिज्म था उसके लिए अराफात एक बहुत अच्छा पोस्टर था। पर ये जो समर्थन और ये जो दोस्ती थी ये बिल्कुल परंपरागत थी। भारत ने हमेशा से फिलिस्तीन के झगड़े में फिलिस्तीन का ज्यादा साथ दिया, तो अराफात उस लिहाज से एक तरह से उसी का सुख उठा रहे थे कि भारत एक बहुत परंपरागत मित्र है उनकी लड़ाई के लिए। यह 20वीं सदी के आखिरी सालों में मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स का पुरोधा जो अकेले दम पर इजराइल फिलिस्तीन का विवाद सुलझा सकता था, या वो यासिर अराफात जिसकी मौत रहस्य बनकर रह गई। आरोप ये लगा कि मोसाद ने खतरनाक केमिकल देकर अराफात की हत्या की, या वो यासिर अराफात जिन्हें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश रास्ते से हटाना चाहते थे। इस बाबत उन्होंने खुफिया एजेंसी CIA को आदेश भी दिया था। इसका राज ब्रिटिश सरकार द्वारा रिलीज किए गए कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट से बाहर आया है। दिलचस्प ये है कि बुश से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन ने उन्हीं अराफात के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक शांति समझौते की पहल की थी। मिडिल ईस्ट की राजनीति में उनका कद बहुत ही ज्यादा विद्रोही का था। एक वक्त में ये कहा जाता था कि वो जिस अरब राजधानी में होते थे उसके मुखिया ये प्रार्थना करते थे कि वो कब जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि वो जहां पे भी रहे वहां पे खूब सारा लड़ाई झगड़ा चला जो कि उनके गुट का उन देशों के साथ था। उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक शरण मिली उनको जॉर्डन में, और जॉर्डन में 1970 में फिलिस्तीनियों और जॉर्डेनियन आर्मी के साथ बहुत बड़ी लड़ाई होती है जिसे ब्लैक सितंबर कहा जाता है, जब जॉर्डन ने फैसला किया कि फिलिस्तीन की कोई लड़ाई यहाँ से नहीं लड़ी जाएगी और उनको देश से निकाला गया लड़के। उनका हमेशा ये मानना था कि अरब के नेताओं ने फिलिस्तीन के लोगों के साथ गद्दारी की है। अराफात का मरते दम तक अरब के नेताओं के साथ बड़ा बैर रहा, क्योंकि उनको ये लगता था कि 1948 की लड़ाई में अगर अरबों ने वाकई में अपने हितों को नहीं साधा होता तो वो फिलिस्तीन के लिए एक राज्य स्थापित कर सकते थे, जैसा उन्होंने नहीं किया। तो मिडिल ईस्ट की राजनीति में उनका एक तरह से वही रोल था जो विद्रोही का हो सकता है। उनसे सारे लोग छुटकारा चाहते थे और उनसे जितने लोगों ने पल्ला झाड़ा उनसे सबसे उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो आज हम जानेंगे यासिर अराफात की पूरी कहानी क्या है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश उनको कुर्सी से हटाना क्यों चाहते थे और अराफात की मौत के रहस्य से कभी पर्दा क्यों नहीं हटा।
नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। तेरह सितंबर 1993 को अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान के केंद्र व्हाइट हाउस के लॉन में सैकड़ों गणमान्य लोग जमा हुए थे। उन लोगों में अमेरिका के दो पूर्व राष्ट्रपति भी थे, जिमी कार्टर और जॉर्ज बुश सीनियर। उनके साथ साथ मीडिया के सैकड़ों कैमरे बेसब्री से दरवाजे की तरफ एकटक देख रहे थे। इतने में इमारत के अंदर से कुछ लोग निकलते हुए दिखाई दिए। वे थे इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया यासिर अराफात, इजराइल के विदेश मंत्री शिमोन पेरेज, PLO की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर महमूद अब्बास और अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। उनके अलावा अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री भी आए थे। वे सभी लॉन के बीच में लगी टेबल के सामने खड़े हुए। बिल क्लिंटन इस मौके के इंतजार और उत्साह में पिछली रात सोना भूल गए थे, फिर भी उनका चेहरा उत्सुकता से लबरेज था। इस मौके पर क्लिंटन ने अपने भाषण में कहा, हम एक अद्वितीय समझौते के करीब पहुंच चुके हैं। समूचा मिडिल ईस्ट एक चमत्कार के इंतजार में है। दरअसल उस दिन ओस्लो पीस अकॉर्ड्स पर औपचारिक मुहर लगाई जा रही थी। इजराइल की तरफ से पेरेज और PLO की तरफ से महमूद अब्बास ने कागजों पर दस्तखत किए। गवाह के तौर पर अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों का साइन हुआ। इसके बाद यित्ज़हाक राबिन और अराफात ने आपस में हाथ मिलाया। इसके साथ ही ओस्लो अकॉर्ड्स का पहला चरण पूरा हो चुका था, जिसने मिडिल ईस्ट को एक उम्मीद दिलाई और अराफात, राबिन और पेरेज को नोबेल पीस प्राइज। अब आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे। पहला, ओस्लो अकॉर्ड्स क्या था, और दूसरा ये कि इजराइल और PLO समझौता क्यों कर रहे थे। ये तो बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद कई बार अराफात को मारने की कोशिश में फेल हो चुकी थी। फिर दोनों एक मेज पर क्यों बैठे, एक एक कर आपको सब समझाते हैं। इजराइल मई 1948 में बना था यहूदियों के लिए। फिलिस्तीन के अंदर अरब मुल्कों ने इसका विरोध किया और इजराइल के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। इजराइल जीत गया। उसने UN के प्रस्ताव में फिलिस्तीन के लिए तय जमीन का 77% हिस्सा कब्जा लिया। ये नियंत्रण समय के साथ साथ बढ़ता गया। शुरुआती सालों में फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाने वाला कोई सर्वमान्य नेता या दल नहीं था। इसके बजाय पड़ोस के अरब देश अपनी राय थोपते रहे। फिर आया साल 1959 का। 30 बरस के यासिर अराफात ने कुवैत में फतह मूवमेंट की नींव रखी। अराफात इजराइल से निर्वासित किए गए लोगों को एकजुट करना चाहते थे। ऐसे लोगों की संख्या लाखों में थी। उनमें से बहुत अराफात के साथ आए। उनकी बदौलत फतह ने इजराइल पर कई हमले किए। 1964 में अरब लीग ने काहिरा में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। अरब लीग मिडिल ईस्ट में बसे अरब देशों का संगठन था। शुरुआत में इसमें 6 मेंबर थे, इजिप्ट, सीरिया, सऊदी अरब, जॉर्डन, लेबनान और इराक। नवंबर 2011 में सीरिया को अरब लीग से निकाल दिया गया। फिलहाल इसमें 22 सदस्य देश हैं। तो अरब लीग ने PLO बनाया। इसका मकसद अरब देशों के बीच एकता कायम करना और एक देश के तौर पर फिलिस्तीन की स्थापना करना था। 1967 के 6 डे वॉर में अरब लीग को एक करारी हार मिली। इस लड़ाई में इजराइल ने इजिप्ट और सीरिया के कुछ इलाकों पर भी नियंत्रण कर लिया। तब अराफात के फतह मूवमेंट ने PLO का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। 1969 में अराफात PLO के मुखिया चुन लिए गए। वो इस पद पर आजीवन बने रहे। शुरुआती दौर में PLO ने इजराइल और इजरायली नागरिकों के खिलाफ खूब हिंसा की। इजरायली एजेंसियों ने अराफात को मारने की कई कोशिशें की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। दूसरी तरफ अराफात का रुतबा लगातार बढ़ता जा रहा था। उन्हें फिलिस्तीनी जनता का पूरा सपोर्ट था। कई देशों के शीर्ष नेता उनके साथ रिश्ता मजबूत कर रहे थे। इस प्रोसेस में एक बड़ा मोड़ साल 1974 में आया, जब यूनाइटेड नेशंस ने PLO को फिलिस्तीनी जनता का आधिकारिक प्रतिनिधि मान लिया। UN ने अराफात को जनरल असेंबली में भाषण देने के लिए भी बुलाया। ये पहली बार हो रहा था कि किसी गैर सरकारी संस्था के नेता को UN में मंच दिया जा रहा था। इस मौके पर अराफात अपने साथ जैतून की एक शाखा लेकर आए थे। अपने भाषण में उन्होंने कहा, आज मैं जैतून की शाखा और स्वतंत्रता सेनानी की बंदूक लेकर आया हूं। मेरे हाथों से जैतून की शाखा को गिरने मत दीजिए। हम जब वेस्टर्न कहते हैं तो इसमें सिर्फ अमेरिका शामिल है, और मैं अभी अमेरिका की स्थिति पे आऊंगा। पर जो 1974 की उनकी जो स्पीच थी UN में, वो वाकई में ही बहुत बहुत कारगर साबित हुई।
उस स्पीच ने दो चीजें करी। एक तो उस स्पीच ने फिलिस्तीन की लड़ाई को थर्ड वर्ल्ड इंडिपेंडेंट स्ट्रगल के तौर पे स्थापित किया। और दूसरी जो सबसे बड़ी कामयाबी थी कि इस स्पीच में अराफात ने ऑलिव ब्रांच, जिसको जैतून की डंडी कहते हैं, का प्रपोजल दिया, जो कि अपने आप में कमाल था। उनको लगा कि अराफात खुद बंदूक छोड़ने की सोच रहे हैं और अब उनको मौका मिलना चाहिए। अगर वो बंदूक छोड़ने को राजी हो जाए तो फिर उनको शांति वार्ता के लिए बुलाया जाना चाहिए, जिसके लिए इजराइल वैसे तैयार नहीं था। इजराइल ने हमेशा माना कि वो एक आतंकवादी है और हम आतंकवादी से बात नहीं करते। तो जब 1988 में उन्होंने दो राज्यों की शर्त को माना तो उन्होंने इजराइल का वो बहाना भी छीन लिया कि वो आतंकवादी ही है और वो शांति नहीं बनाना चाहते। तो वो पहले ऐसे नेता बने फिलिस्तीन के लोगों में जिन्होंने कहा कि नहीं, हम आपकी और आपके राज्य की बराबरी से कदर करने को तैयार है अगर हमें हमारा वाला हिस्सा मिल जाए। जब खाड़ी युद्ध में अमेरिका को बहुत ही ज्यादा जीत मिली क्योंकि उन्होंने कुवैत को छुड़ा लिया और शीत युद्ध खत्म हो गया, तो अमेरिका के पास एक नया विश्व बनाने की सोच कायम हुई। उनको लगा कि अब एक नया विश्व बनाया जाएगा कोल्ड वॉर की जीत के बाद। उस नए विश्व को बनाने के लिए उन्होंने कहा सबसे बड़ी शुरुआत करनी पड़ेगी मिडिल ईस्ट से, और मिडिल ईस्ट में सबसे पहला जो काम उनको करना है वो है इजराइल और फिलिस्तीन वाले मसले को सुलझाना। तो उन्होंने मजबूर किया इजराइल के राज्य को कि वो आए और फिलिस्तीन और बाकी सारे अरबों के साथ बातचीत करें। और उस मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस में जब अमेरिका ने ये किया तो सबको बड़ा ये अमेरिकन इनिशिएटिव अच्छा लगा, क्योंकि अमेरिका ने न केवल फिलिस्तीन को बुलाया, उन्होंने इजराइल को भी मजबूर किया कि वो बैठे और बात करे और बात से मसला सुलझाए। अब दुर्भाग्य कहिए कि वो मसला फिलिस्तीन के साथ तो नहीं सुलझा पर दूसरे अरब देशों के साथ सुलझा। उसके तुरंत बाद जॉर्डन और इजराइल की बहुत बायलैटरल पीस ट्रीटी होती है और ओस्लो पीस प्रोसेस बहुत लंबा चल के एक नाकामयाब दौर के बाद खत्म हो जाता है। अराफात ने जैतून की शाखा के जरिए शांति की पेशकश की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हिंसा लगातार बढ़ती गई। 1976 में लेबनान में सिविल वॉर शुरू हो गया। पीएलओ के अधिकतर लड़ाके वहीं पर बसे हुए थे और वहीं से इजराइल पर अटैक कर रहे थे। सिविल वॉर ने उनके पोजीशन को बिगाड़ दिया। तब 1979 में अराफात ने बैकडोर से इजराइल के साथ बातचीत की पेशकश की, लेकिन इजराइल इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अराफात की लीडरशिप बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी और जैसा आपने कहा वो उनकी शुरुआत बंदूक के साथ होती है। उनका ये मानना था कि 1948 में फिलिस्तीन को इजराइल ने बंदूक और बारूद के बूते जीता, तो उसे दोबारा पाने के लिए बंदूक और बारूद ही वो इस्तेमाल करेंगे। उसके पहले वो रोड इंजीनियर हुआ करते थे। कुवैत में उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की नौकरी करी। 1964 के बाद जब उन्होंने पीएलओ बनाया तो उनका पहला मकसद था इजराइल को आतंकवाद के जरिए, अब आतंकवाद शब्द किसके लिए कितना उचित है ये जानना अलग है बात है, पर ये जरूर है कि उन्होंने बंदूक और बारूद का इस्तेमाल किया। और आपको याद होगा 1971 में अभी जिसपे कई फिल्म भी बनी है, 71 में जर्मनी के म्यूनिक शहर में ओलंपिक गेम्स के दौरान इजरायली ओलंपिक प्लेयर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो ऐसे कई ऑपरेशन हुए जिसमें अराफात ने ये फर्क नहीं किया कि वो इजरायली आर्मी से लड़ रहे हैं या इजरायली सिविलियंस, उनके लिए वो दोनों बराबर थे। तो एक तरह से राजनीतिक हिंसा का उन्होंने बहुत ही खुले हाथ से इस्तेमाल किया। उस बारे में उनका कोई संकोच नहीं था और उनकी मांग ये थी कि चूंकि वो विद्रोही हैं और लड़कर ही वो अपना हक जता सकते हैं इजराइल के साथ। फिर 1987 का साल आया। इस बरस पहले इंतफादा की शुरुआत हुई। इंतफादा हिंसक प्रोटेस्ट की एक सीरीज थी जो वेस्ट बैंक और गाजा में इजरायली गतिविधियों के खिलाफ शुरू हुई थी। इस पर पीएलओ का कोई नियंत्रण नहीं था। इसी बीच में अराफात ने इजरायल को मान्यता देने पर सहमति बनाने की बात कही। 1987 में अमेरिका ने पीएलओ को आतंकी संगठन
घोषित कर दिया था, लेकिन अराफात की पहल के बाद ये टैग हटा लिया गया। इससे बातचीत का रास्ता खुला। दूसरी तरफ इजराइल पर भी मानवाधिकार उल्लंघन और प्रोटेस्ट को कुचलने के आरोप लग रहे थे। उन्हें भी बातचीत का रास्ता सही लगा और तब जाकर ओस्लो में दोनों पक्ष मिले। कई सालों तक सीक्रेट मीटिंग्स चलती रहीं और फिर 1993 में व्हाइट हाउस में समझौते पर दस्तखत किए गए। अब आपको बताते हैं इस समझौते में क्या था। पहला, इसके तहत फिलिस्तीनी अथॉरिटी की स्थापना की गई। उन्हें वेस्ट बैंक और गाजा के बड़े शहरों पर प्रशासन का अधिकार मिला। दूसरा, वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। बुनियादी चीजों का कंट्रोल अथॉरिटी को दिया गया, जबकि एक्सटर्नल सिक्योरिटी का जिम्मा इजराइल के पास रहा। तीसरा, पीएलओ ने इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। उसने अपने चार्टर से इजराइल को खत्म करने वाला मकसद हटा दिया। बदले में इजराइल ने पीएलओ को फिलिस्तीन का इकलौता वैध प्रतिनिधि मान लिया। अराफात 83% वोट्स के साथ फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट चुने गए। ये एक अंतरिम व्यवस्था थी। कहा गया कि 5 बरस बाद फाइनल एग्रीमेंट पर समझौता किया जाएगा, लेकिन इसके बीच में दोनों तरफ से कई ऐसी चीजें हुई जिन्होंने माहौल को और खराब कर दिया। दोनों तरफ के कट्टरपंथी लोग ओस्लो अकॉर्ड्स के लिए तैयार नहीं थे। 1995 में एक सिरफिरे ने इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन की हत्या कर दी। फिलिस्तीन में हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे संगठनों ने अकॉर्ड्स को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने इजराइल में आतंकी हमले बढ़ा दिए। पीएलओ उन्हें रोकने में असमर्थ थी। इसने अराफात की प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचाया। देखिए, दोनों की अलग अलग स्थितियां थी। इजराइल की स्थिति ये थी कि उन्होंने अराफात और फिलिस्तीनियों को बंदूक और बारूद से दबाने की कोशिश की, जो कि नाकामयाब रही। अराफात हर दशक में बड़े से बड़े नेता बनते रहे। उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि और उनकी फिलिस्तीनियों के साथ कामयाबी इजराइल के लिए ये एक सबक था कि अब लड़ाई से ये बात नहीं सुलझेगी। तो इजराइल के लिए फैसला एक तरह से वास्तविकता का भान था। अराफात के लिए ये एक बहुत बड़ी टर्न ऑफ इवेंट्स कहिए। खाड़ी का युद्ध होता है 1991 में। पूरा विश्व सद्दाम हुसैन के खिलाफ होता है, जबकि अराफात उस समय सद्दाम हुसैन के साथ खड़े होते हैं। उनको लगता है कि सद्दाम हुसैन का जो कुवैत पे कब्जा है वो वाजिब है, जबकि ऐसा हुआ नहीं। ये उनका बहुत ही गलत फैसला था। इसके बाद वो बहुत अलग थलग पड़े, अरब देशों के साथ भी और दूसरे देशों के साथ भी सद्दाम हुसैन का साथ देके। और जैसे इजराइल की एक वास्तविकता थी कि भाई लड़ाई और बारूद से ये जंग नहीं जीती जा सकती, आखिर में शांति ही कायम करनी पड़ेगी। अराफात का भी यही एक तरह से वास्तविकता से मिलना था। उनको भी लगा था कि अब वो 2 दशक की लड़ाई के बाद तीसरे और चौथे दशक में भी वैसे ही करेंगे तो नतीजे अलग नहीं होने वाले हैं। तो उनके लिए ये था कि अब एक मौका है इजराइल के साथ बैठ के शांति वार्ता का। और पहले ही उन्होंने 5 साल पहले 2 राज्य बनने की शर्त तो कबूल कर ही ली थी। तो ओस्लो के बनने की कुछ वजह अंतर्राष्ट्रीय थी और कुछ आंतरिक अंदरूनी वजह थी, जिसमें इजराइल का और अराफात का दोनों का मानना था कि हम बहुत लड़ चुके, हमने बहुतों को मारा भी, हमारे खुद के भी बहुत मारे गए, अब समझौते की बात वाजिब है। इजराइल और पीएलओ दोनों ही एक दूसरे पर विश्वासघात का आरोप लगा रहे थे। फिर 2000 का साल आया। अमेरिका के कैंप डेविड में ओस्लो अकॉर्ड्स को अंतिम अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू हुई, लेकिन इसमें फिलिस्तीनी शरणार्थियों और जेरूसलम के मसले पर बात नहीं बनी। पीस अकॉर्ड वहीं पर थम गया। उस समय भी अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ही थे। वो बातचीत में आई रुकावट से बेहद नाराज थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा माय लाइफ में इस घटना का जिक्र किया है। क्लिंटन ने लिखा, कैंप डेविड में अराफात मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा कि आप महान आदमी हैं। इस पर मैंने जवाब दिया, मैं कोई महान शख्स नहीं हूँ, मैं एक नाकाम इंसान हूँ और इस नाकामी की वजह आप हैं। कैंप डेविड अकॉर्ड फेल हो चुका था। इसके तुरंत बाद दूसरे इंतफादा की शुरुआत हुई। हमास, इस्लामिक जिहाद और दूसरे चरमपंथी संगठनों ने इजराइल में आत्मघाती हमले तेज कर दिए। बदले में इजराइल ने भी कार्रवाई की। फिर 9/11 का हमला हुआ और नए राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने वॉर ऑन टेरर का ऐलान कर दिया। इस घटना ने अराफात को हाशिए पर धकेल दिया। कोई उनसे सीधी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था। अंतिम समय में वो वेस्ट बैंक में 2 बेडरूम के एक घर में कैद होकर रह गए। उसी समय फिलिस्तीन अथॉरिटी के नेतृत्व को लेकर भी आंतरिक विवाद चला।
आखिरकार अक्टूबर 2004 में यासिर अराफात की मौत हो गई। बाद में रिपोर्ट आई कि उन्हें पोलोनियम देकर मारा गया है। 2012 में अराफात की लाश को कब्र से निकाला गया और फिर से जांच चली। इसमें फ्रांस और रूस समेत कुछ और देशों के फोरेंसिक एक्सपर्ट शामिल हुए। इसमें भी पोलोनियम की बात सामने आई। हालांकि इस रिपोर्ट पर कभी पुष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई। अब बात ये कि आज हम यासिर अराफात की चर्चा कर क्यों रहे हैं। दरअसल यूके की सरकार ने कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए हैं, जिसमें पता चला है कि 2001 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने जॉर्ज बुश अराफात से बहुत खुश नहीं थे। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार बुश ने खुफिया एजेंसी CIA को उनका रिप्लेसमेंट तलाशने का आदेश दिया था। यह आदेश कैंप डेविड में हुई बातचीत के फेल होने के बाद दिया गया था। इस बातचीत के कुछ महीने बाद ही बुश अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए थे। उन दिनों टोनी ब्लेयर यूके के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लेयर और बुश की बातचीत में कई बार अराफात को बेकार और कमज़ोर कहा गया। ब्लेयर ने यहाँ तक कहा कि अराफात सिर्फ कुर्सी बचा रहे हैं, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। इस पर बुश ने CIA को दिए आदेश के बारे में बताया। बुश ने कहा था कि CIA ने उनका उत्तराधिकारी तलाशा, लेकिन पूरे फिलिस्तीन में उनके कद का कोई नेता नहीं मिला। हालांकि इसी के बाद से अराफात के खिलाफ आंतरिक विद्रोह का दौर शुरू हुआ और आखिरकार उनकी मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई। फिलिस्तीनी और अरब देश इजराइल पर उनकी हत्या का आरोप लगाते रहे हैं। भले ही अराफात नहीं रहे, लेकिन उन्होंने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पर जो असर डाला था, वैसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। कई जानकार तो ये भी कहते हैं कि अगर वो होते तो आज इजराइल फिलिस्तीन का परिदृश्य कुछ और ही होता। उनकी मौत का रहस्य अभी भी बना हुआ। 2004 में जब उनकी मौत होती है तो वो अपने घर रमाल्ला एक बड़ा शहर है जो फिलिस्तीन की आज की तारीख में डिफेक्टो राजधानी माना जाता है। वहां पे वो थे और नजरबंद, मतलब घर में हाउस अरेस्ट था उनका। तो जो पूरा उनका मूवमेंट था वो इजरायली आर्मी के द्वारा रेस्ट्रिक्टेड था। पर उस स्टे के दौरान उनको अचानक एक दौरा पड़ता है और जब उनको अचानक उनकी पूरी शरीर की ताकत चली जाती है और उनका हार्ट बीट खत्म होने लगता है, तो उनको फिर तुरंत फ्रांस ले जाया जाता है और वहां उनकी मौत होती है। जिस पेरिस के हॉस्पिटल में मौत होती है तो वो कहते हैं कि इनके अंदर एक टॉक्सिक एलिमेंट की वजह से इनका मेजर वाइटल ऑर्गन फेलियर हुआ है। अब उसका सोर्स कहां से था ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो उनके इर्द गिर्द उस घर में जो लोग थे वो फिलिस्तीनियन सिक्योरिटी के लोग थे। घर के बाहर का जो घेरा था वो इजरायली आर्मी का घेरा था। यूनाइटेड नेशंस ने कई बार इस मसले को सुलझाने की कोशिश करी। उन्होंने अराफात की डेड बॉडी को फिर से निकाला भी, पर अभी तक उस पर फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है कि कैसे वो सोर्स उनके शरीर तक पहुंचा। तो एक तरह से उनकी मौत रहस्य में ही कही जाएगी। अगर वो जिंदा होते तो क्या होता, वेल ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। पर जितनी उनकी कामयाबी थी 4 दशक की, उस 4 दशक की कामयाबी को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो वाकई में फिलिस्तीन के झगड़े को एक अंजाम पे ले जाने के काबिल थे। वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, फिलिस्तीनियों का उनके ऊपर अटूट विश्वास था और उनकी एक अंतरराष्ट्रीय सॉलिडारिटी भी बहुत बहुत बड़ी थी। ये दोनों चीजें उन्हें बहुत बड़ा नेता बनाती थी, जिसको इजराइल भी इनकार नहीं कर सका बातचीत से। तो जो ओस्लो का लंबा दौर चला और जिस मुद्दे पे जाके ये बातचीत टूटी, वो भी कहना मुश्किल है कि कौन गलत था कौन सही था, पर वो बातचीत दोबारा हो सकती थी। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है, अराफात की मुश्किल एक और थी। अराफात जब ओस्लो पीस प्रोसेस से शांति बनाने के चक्कर में थे, तब फिलिस्तीनियों के बीच में हमास का उदय होता है और जो सेकेंड इंतिफादा होता है 2000-2001 के दौरान, जिसकी वजह से सारा ओस्लो पीस प्रोसेस खत्म मान लिया जाता है, वो सारी करतूत हमास की थी। हमास ने 1995-93 से लेके एकदम धुर विरोध किया अराफात का बातचीत को लेके। उन्होंने अराफात को कहा कि अब तुम बूढ़े हो गए हो, इसलिए तुम्हें बातचीत की सूझी है इजराइल के साथ। अब तुम कमजोर हो गए हो, इसलिए अब तुम लड़ नहीं सकते। तो तुम्हारा जो राजनीतिक कॉम्प्रोमाइज है इजराइल के साथ, वो हमें कबूल नहीं है।
और उन्होंने अराफात को गद्दार तक कहा था कि अराफात फिलिस्तीनियों की लड़ाई को बेच रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा एलिगेशन था। तो अराफात की मुश्किल अंदरूनी भी थी। फिलिस्तीन अब अकेला उनके कंधे पे नहीं था। हमास ने एक अलग धुरी बना ली थी, और वो धुरी वाकई में ज्यादा उग्रवाद वाली थी। तो अगर हम हिंदुस्तान और हमारी राजनीति के परंपरागत सोच से देखें, तो अराफात का जो फैसला था वो ज्यादा उचित और मुनासिब था, और हमास ने जिस तरफ फिलिस्तीन की लड़ाई को धकेला, वो मतलब खून खराबे की लड़ाई है। उससे अभी तक तो कुछ हासिल हुआ नहीं है, और आने वाले वक्त में भी नहीं हासिल होगा, क्योंकि ये लड़ाई तो अराफात ने करके देख ली थी। भाई, बारूद और बंदूक से तो फिलिस्तीनियों के लिए अराफात ने खूब लड़ा। तो हमास ऐसा क्या करेगा कि इजराइल को वो मजबूर करेंगे शांति बात के लिए। तो मेरा मानना है कि फिलिस्तीन की जो लंबी नाकामयाब लड़ाई है, उसमें अगर बेमिसाल कोई नेता रहा है, जैसा भी वो नेता हो, तो वो यासिर अराफात थे, और उनके जाने के बाद चीजें ज्यादा ठीक नहीं हुई हैं। आप यासिर अराफात को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। शुरू हो गया है YouTube पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। लल्लन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मज़ेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा लल्लन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।